गुड आफ्टरनून ऑल एंड हैव ए नाइस डे। तो टुडे आपका टॉपिक रहेगा वापस डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को अगेन अपन एक बार रिपीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट है जिनका कुछ एक सिलेबस हिंदी मीडियम होगा, किसी का इंग्लिश मीडियम होगा, लेकिन चीजें सारी की सारी एक है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको? पाचन तंत्र। पाचन क्रिया नहीं, तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। पाचन तो क्रिया फिर करेंगे अपन, क्रिया करेंगे तभी तो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे? पाचन तंत्र, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से पता चल रहा है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? पाचन, है ना। डाइजेशन ऑफ फूड कैसे करता है? डाइजेशन ऑफ फूड कैसे करता है? उस दिन बताया था ना, खाने का डाइजेशन कैसे करता है? क्या करते हो आप सबसे पहले? है फूड लोगे, कहां जाएगा फूड? क्या करेगा माउथ में? दो चीजें होती है ना माउथ में, टिथ प्लस टंग, होती कि नहीं होती? टिथ क्या करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करता है, मतलब लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। फिर टंग क्या कर देती है? सलाइवा मिक्स कर देती है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा क्यों मिक्स होती है? लार मिक्स क्यों होती है फूड में? चिकना बनाने की कहां जरूरत है? ताकि इजीली। अब माउथ से फिर क्या जाएगा? कहां जाएगा खाना? इसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हो? इसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हो आप? भोजन नली। क्या है, कुछ याद रहता है कि खाया पिया है? उसके बाद में खाना कहां जाएगा? स्टमक के बाद में खाना कहां जाएगा? धीरे धीरे, धीरे बोल रहा हूं ना भाई। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज से फिर जाएगा रेक्टम, और रेक्टम से फाइनली कहां चला जाएगा? ये प्रोसेस होता है। अब देखिएगा अपन एक एक चीज देख लेते हैं कि सबसे पहले फूड माउथ में जाएगा और वहां पे क्या होगा? जो अपने टिथ है वो क्या करेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? सलाइवा मिक्स होगी, लार, ताकि वो क्या करे? इसोफेगस में इजीली क्या कर सके? स्टमक तक आ सके। इसोफेगस में आ जाएगा। फिर स्टमक में आने के बाद में क्या एक्टिविटी होती है? खाना 2 से 3 घंटे तक स्टे करेगा, करेगा ना। अब वो स्टे करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? स्टमक में क्या क्या एक्टिविटी होती है? देखो एचसीएल होता है स्टमक में, होता ना, जिसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करेगा ये कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या करेगा? खाने को क्या करेगा? हाँ, स्मॉल में कर देगा, मतलब सड़ाने का काम करेगा। सड़ाने का मतलब ये नहीं है कि खराब करेगा, है ना, मतलब उसको बहुत ही छोटा छोटा माइन कर देगा। क्योंकि देखो यार, स्टमक के बाद में डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और आपको पता है ना उसका डायमीटर कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, बहुत ही पतली नली होती है। तब इसके अंदर खाना जाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि खाना आप पहले चबा के खाया करो। ऐसा नहीं है कि सीधा फिर वो अंदर जाएगा, फिर वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा उसको, है ना। तो खाने को अपन इसलिए बोलते हैं चबा के खाओ, ताकि डाइजेशन इजीली हो जाए, ज्यादा आपकी बॉडी को मशक्कत करने की जरूरत नहीं रहे स्टमक को, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा ये एचसीएल? उस खाने के साथ में रिएक्शन करेगा और केमिकल डाइजेशन करेगा। मैकेनिकल कहां पे हुआ? माउथ में। केमिकल कहां पे हुआ? स्टमक में। कौन किया केमिकल? एचसीएल। अब एचसीएल के अलावा स्टमक में और क्या होता है? पेप्सिन होता ना। क्या करता है ये पेप्सिन? एसिड को बेस में क्यों करेगा कन्वर्ट? एसिड को बेस में तो करना ही नहीं है ना। पेप्सिन एसिड को बेस में क्यों कन्वर्ट करना? एसिड को बेस में कन्वर्ट करने की जरूरत कब पड़ती है? करेंगे नहीं ना। अब देखो पेप्सिन करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है
जो आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, ये भी स्टमक में होता है। अगर किसी खाने में प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो जैसे कि दाल, और प्रोटीन किसमें होती है दाल के अलावा? किसमें होती है? दाल के अलावा प्रोटीन किसमें होती है? हैं? सेम सोयाबीन दाल ही है, मसूर की दाल ही है, हरी सब्जियों में भी प्रोटीन होती है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में माइनर क्वांटिटी में होती है, ठीक है। चलो फिर क्या करेगा खाना? स्टमक में सारी एक्टिविटी हो गई, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, क्या पूछा जाएगा आपको? कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब समझते हो क्या? पूर्ण पाचन खाने का कौन सी जगह में होता है बॉडी की? स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हो? औसन, छोटी आंत। औसन क्या बोलते? शुद्रांक। चलो मुझे नहीं पता भी शुद्रांक ये क्या है, पर छोटी आंत तो मुझे पता है, स्मॉल का छोटी, इंटेस्टाइन का आंत, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद में उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं बचेगी। अब मुझे बताओ आप खाना खा क्यों रहे हो? चलो आज सब यही बता दो। ऊर्जा के लिए, और हाँ कुल मिला के जो चीजें होगी वो सारी ऊर्जा के लिए है, तभी अपन कर रहे हैं, बॉडी ग्रोथ के लिए, ऊर्जा के लिए, और हाँ सिस्टम चलता रहे बॉडी का। अब मुझे ये बताओ भी खाना एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए साइंस की लैंग्वेज में, आप खाना क्यों खा रहे हो, तो आप प्रॉपर आपका क्या जवाब होना चाहिए? और क्या मिलता है? अब देखो हम भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अपने ब्लड में जा सके, और वो ब्लड आपके जो बॉडी की सेल है ना उनको न्यूट्रिएंट दे सके। अब न्यूट्रिएंट में एग्जांपल कौन सा आ जाता है भाई? सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना। हाँ लिपिड मान लो, फैट मान लो, लिपिड, फैट, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। यही तो आपकी बॉडी में जो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, बॉडी का जितना भी फंक्शन हो रहा है, यही तो कर रहे हैं। इनके सिवा कोई है क्या? कि भाई ये क्या करते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से, लिपिड, फैट है, ये क्या करते हैं? बॉडी के हर ऑर्गन को, बॉडी के हर पार्ट्स को और बॉडी के हर सिस्टम को ये क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। जब ये एनर्जी देंगे तो बॉडी के सिस्टम काम करेंगे, और जब बॉडी का सिस्टम काम करेगा तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से चलेगी, है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करे तो बताओ क्या होगा? अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मान लो आपको फुल एसिडिटी हो रही है कंटिन्यू, अब मुझे बताओ स्टमक में एसिडिटी कंटिन्यू हो रही है तो क्या समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी? हाँ जलन तो होगी, एसिडिटी होगी तो जलन होगी, लेकिन एसिडिटी ज्यादा होने के कारण आप खाना खा पाओगे क्या? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा लगेगा कि आपको वापस वॉमिट हो रही है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक्चुअल में अपनी बॉडी के सारे सिस्टम कैसे चलेंगे अच्छे से? हेल्दी खाना खाने से, है ना। जैसे कि अगर आप क्या करते हो तो फास्ट फूड खा लेते हो, जैसे कि मान लो एग्जांपल आप ले लिए चाउमीन, मैगी। अब मुझे बताओ ये चाउमीन, मैगी आपके पेट को तो फुल कर देंगे, पर इनमें क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है क्या? मसाला है, स्पाइसी है, आपके पेट को लग जाएगा कि मैं एक बार फुल हो गया। इसके अंदर न्यूट्रिएंट है क्या? इसकी जगह अगर आपने मिल्क, है ना, दूध पी लिया, दही खा लिया, ठीक है, उसके साथ में आपने काजू बादाम खा लिए, तो उन सब में क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी को फाइनल चाहिए क्या?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अब ये सारे के सारे इनमें होगा, लेकिन फास्ट फूड में होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होगा। लेकिन आप लोग का पेट तो फुल हो गया, लेकिन इतनी माइनर क्वांटिटी में आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल नहीं पाया। फिर भी हम लोग तो क्या करते हैं, कितना मतलब कैलकुलेशन से नहीं करते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखते हो कोई जिम रेगुलर जाता है या ट्रेनर होता है, तो उनकी एक फिक्स डाइट होती है कि भाई इतनी ग्राम में दाल पीऊंगा तो इसमें इतना प्रोटीन मिलेगा। जैसे एक्टर्स लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि मुझे आज ये गुलाब जामुन खा लिया तो मेरे कितनी बॉडी का कैलोरी बढ़ जाएगा। अपन तो क्या करते हैं कि आज चलो यार शादी में गए हैं, 10 खा लो, मौका मिला हुआ है ना। फिर अपन को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में 10 अगर गुलाब जामुन खा लिए तो अपन 6 महीने जिम करेंगे ना, तो भी वो मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, अपन तो दबाए जा रहे हैं कि चलो यार आज तो मौका मिल रहा है, बढ़िया है नहीं। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए है, डाइजेशन ऑफ द फूड। किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पाचन करने के लिए। कैसे पाचन करता है ये आप लोग समझ गए हो, मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, फेज इंक्लूड है इसके, इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेगा, खाने को अपन, अरे हो जाना भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब खाने को माउथ में निवाला लोगे ना फर्स्ट, उसको क्या बोलते हो आप, सेकेंड चीज, फिर मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसे होगा, चबाएंगे, सलाइवा मिक्स होगी तो मूवमेंट हो जाएगा, सेकेंड फेज। थर्ड फेज क्या होगा भाई, मैकेनिकल, दांतों से तो मैकेनिकल डाइजेशन हुआ ना, फिर इसोफेगस के थ्रू जाएगा स्टमक में, फिर क्या होगा, केमिकल डाइजेशन। तो ये हो गया थर्ड नंबर का फेज। और फिर ये कंप्लीट ये डाइजेशन हो जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फाइनली क्या वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं उस खाने में से न्यूट्रिएंट, तो उसको क्या बोलते हैं, फेज को। अब वो न्यूट्रिएंट अपने ले लिया, ब्लड में चला गया, और फिर ब्लड अपनी बॉडी की सेल को, टिश्यू को देता रहेगा धीरे 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 धीरे। लेकिन अब जो वेस्ट बचा है पीछे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आधा केजी दाल पूरे दिन में अगर यूज किए, ठीक है ना, बॉडी के लिए, या फिर आपने 100 ग्राम दाल यूज किए, अब 100 ग्राम में 100 ग्राम तो प्रोटीन है नहीं, है ना, समथिंग होगा मेरे हिसाब से 0.1 ग्राम समथिंग, इतने प्रोटीन मिल पाता है इन चीजों में से। ठीक है, तो अब इतने से के लिए आपका बाकी का वेस्ट कितना चला गया, चला गया ना 19.99 समथिंग। अब इतना वेस्ट मटेरियल तो बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है, तो वो फाइनली कहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये फेज है भाई, तो आपको ये 5 फेज के नाम लिख लेने हैं और याद रखना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए सभी, इसमें नहीं लिखी हुई है। डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या लिखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए प्रोसेस जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये लिख दोगे अगर आ जाए तो, और हिंदी वाले क्या लिख लोगे, पाचन तंत्र एक वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, खाने का पाचन, है ना, खाने का पाचन होता है, और बड़े बड़े भोजन के पार्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हो,
कर्ण, हाँ कर्ण तो सही नहीं लगेगा, चलो खैर कुछ नहीं, हिंदी वाले तो थोड़े बहुत कर ही लेना। लेकिन जीएनएम वीएनएम कर रहे हो ना तो इंग्लिश में लिख के आओ, अगला नंबर भी अच्छा देगा। हिंदी में क्या जीएनएम वाले, कुछ चीजें अगर आप हिंदी में याद करो तो हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ो तो इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखोगे तो मजा आएगा, और इंग्लिश अच्छी होगी ना भाई, आगे इंग्लिश ही तो है तुम लोगों के सबके, हॉस्पिटलों में हिंदी है का भले हो ना यार, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो फार्मा कर रहे हैं, काफी एनआईएस के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने तो मतलब आर्ट्स वाले फिर भी तो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। एनआईएस का मतलब समझते हो, ओपन बोर्ड से, मतलब आर्ट्स से की हुई होगी, 10 साल हो गए, फिर ओपन बोर्ड से वो साइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर फार्मा करेंगे, वो भी तो कर रहे हैं। फिर कोई वो नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग, ये चलो हो गया। अब देखते हैं आप मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है। वैसे सबको पता है, आप लोगों को भी कैसे होता है। तो मैकेनिकल मतलब फिजिकल है ना, फिजिकली किससे होता है, माउथ में क्या होता है, टिथ। सबसे पहले आप च्यूइंग करते हो, च्यूइंग चबाते हो है ना, टीयर, ग्राइंड, मेस, मिक्स। तो ग्राइंड करना, मेस करना, मिक्स करना, मिक्सी विक्सी देखी हुई आपके कैसे ग्राइंडिंग होती है, कैसे मिक्सिंग होती है। इसी तरीके से अपन करते हैं ना कोशिश, कभी कभी अपन क्या ऐसे कुछ चीज खा लेते हैं जो थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है ज्यादा। क्या खाते हो ऐसे जो चबाने में थोड़ी दिक्कत आती है आपको, ऐसा कुछ बताओ है, फ्रूट, अखरोट, वो तो तोड़ने में दिक्कत आती है, चबाने में चबा ही जाता है, अपन चबा ही जाता है ना। हाँ चिंगम का एग्जाम्पल ले सकते हो। कुछ ऐसे खाने नहीं होते हैं क्या यार, चलो पनीर तो खाते ही, चलो खैर कुछ नहीं। देखो ग्राइंड, मैश, मिक्स समझ गए होंगे आप लोग, दांतों के द्वारा ही होता है सब कुछ है ना। केमिकल डाइजेशन किससे होगा, स्टमक, और आपको पता है स्टमक में HCl, पेप्सिन, ये चीजें होती है, इनके थ्रू फूड केमिकल डाइजेशन हो जाता है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू इंप्रूव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, ठीक है। स्टमक में होगा, स्मॉल में होगा, माउथ से भी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो सीधा सीधा आपको जवाब दे देना है माउथ। सलाइवा मिक्स होने का मतलब तो केमिकल हो गया ना। सलाइवा में क्या है, एमाइलेज है, टाइलिन है ना। टाइलिन पे क्या करता है, कोई भी फॉरेन अगर पार्टिकल जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया अगर अंदर जा रहा है ना तो उसका काम है किल करने का। एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना, समझ रहे हो, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को, और एक ये लिख लेना भाई कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम कहां से होगा, माउथ। सेकेंड चीज, खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहां से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो ये दो चीजें पूछी जाएगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये लिख लो भली अगर याद नहीं रहे तो, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। वो पुराने स्टूडेंट नहीं, आज तो सारे नए हैं, वो कहाँ गए। 2-3 वो लड़कियां थी, 2-3 वो लड़के आए थे ना, एक तो वो आया था थोड़ा सा मोटा सा। क्यों, ऐसा क्या हो गया। अच्छा लिख ले क्या। अब चलो, अब डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। पहले अपने वैसे समझ लिया था, तो एक डायग्राम, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस तरीके का डायग्राम बना लोगे ना आराम से, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बना सकते हैं अपन। और देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले के टाइम तो क्या होता था कि भाई अभी जैसे कि भाई आप लोगों से मिनिमम एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या उम्मीद करते हो, कितना लिख के आना चाहिए मेन एग्जाम में, 2 पेज, 1 पेज या 2 पेज समथिंग। तो सबसे पहले जैसे आपसे क्वेश्चन में
बना दिया मैंने, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। अब आप इसमें क्या उम्मीद करते हो, कितना लिखना चाहिए? 2 पेज। अब 2 पेज में क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, अटेंड करने का तरीका भी सीखो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताओ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे दो। क्या दे दोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए प्रोसेस। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं बनानी आती है ना वहां पे, तो आप फ्लो चार्ट में भी लिख दिया करो, ऐसे एरो कर दिया करो, सीधे सीधे लिख दो डाइजेशन ऑफ फूड। अगर भी आपको ये प्रोसेस RM लगाना नहीं आता ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट करके लिख दो आप ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब फिर लिख देना आप लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये 3 चीजें हो गई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन। फंक्शन लिख सकते हो ना। फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, किसका? न्यूट्रिएंट का। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। सेकंड काम क्या होगा? डाइजेशन। और क्या काम होगा भाई? बॉडी ग्रोथ। अगर भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो आपकी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी क्या? अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाओगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ करना कर लाएगी ग्रोथ। अगर अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलेंगे नहीं तो ग्रोथ कर पाएगी क्या? तो बॉडी ग्रोथ। ऐसे करके आप 2-3 फंक्शन लिख दोगे, फिर आप क्या करोगे? डायग्राम आ जाओगे, एनाटॉमी। डायग्राम आप कैसे बनाओगे? इस टाइप का, है ना। तो डायग्राम को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना भाई, बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। क्या कर लोगे? सबसे पहले इस टाइप का माउथ बना दोगे, फिर एसोफेगस बना दोगे। फेरिंग्स है क्या ये? हाँ चलो फेरिंग्स है। देखो फेरिंग्स एक ऐसी चीज है, समटाइम्स पूछा जाता है, बोथ पाथवे इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों में चीज जो अवेलेबल होती है, कॉमन पाथवे, वो क्या है? इससे क्या निकलेगा? एयर भी पास होगी और फूड भी पास होगा। तो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर वाले, अगर 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये जो सारी चीजें ना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही काम आएगी। ठीक है भाई। एक फाइनली एक इसके साथ में एनस ऐड कर लेना। ठीक है, तो आप ऐसा डायग्राम बना लोगे ना, तो ऐसे करो सभी जना भी हाथों हाथ बनाओ डायग्राम, ताकि प्रैक्टिस हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की। करो करो, नोट करो। कौन सा पार्ट? ये लिखना नहीं है, ये वीडियो आ जाएगी कंप्लीट, देखते रहना, फिर लिखते रहना यूट्यूब पे। ठीक है, वीडियो तो देखना ही है ना भाई, 2 से 3 बार चीजें देखोगे तो। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, वेट करूंगा इतना, समझ रहे हो। अभी ऑफलाइन होती ना तो फिर अपन कर लेते। ये डायग्राम तो मैं ही बना रहा हूँ कि भाई आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, बाकी की तो सारी चीजें आ ही जाएगी। वैसे ये पीडीएफ भी भेज देंगे आपको ग्रुप में।
ये हो गया बोथ पाथवे, जल्दी बनाओ जल्दी, है ना। एंड ये हो गया आपका इसोफेगस, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। और स्टमक में आपको पता ही है HCl एंड पेप्सिन करके होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फाइनली एनस। और डाइजेस्टिव सिस्टम तो हर एग्जाम में आएगा आप लोगों के, ठीक है, तो इसको तो करके जाना ही जाना है। अगर किसी भी कोर्स में एनाटॉमी एंड फिजियो सब्जेक्ट है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। चलो ठीक है, तो ये डायग्राम बना। तो सबसे पहले आपने मेंशन किया है माउथ को, ठीक है ना। अब आपको पता है अभी माउथ से क्या हो जाता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कौन करता है, टिथ वे सलेवरी ग्लैंड, ठीक है ना। अब इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है कैसे होता है। फिर उसके बाद में फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है भाई, आप लिख लेना, बोथ पाथवे होता है फूड एंड एयर, ठीक है, फूड एंड एयर का बोथ पाथवे होता है। अब वो हिचकी वाला एक क्वेश्चन आया था कि भाई हिचकी क्यों आती है, क्यों आती है हिचकी, क्या कोई याद करता है, कहते हैं ना भाई। अब देखो, पहले बचपन में हम जब खाना वाना खाते थे तो घर वाले कहते थे ना, याद करने को थोड़ी बोलते थे, घर वाले कहते थे बेटा खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलते थे ना, ठीक है। तो खाना खाते समय जब हम बात करते हैं तब आपको पता हो एक एयर पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है। फूड पाइप को आप बोलते हो इसोफेगस, एयर पाइप को बोलते हो आप लैरिंग्स, समझ गए ना। तो क्या करते हैं हम जब बात करते हैं तो एयर पाइप ओपन होती है, बात करेंगे तो एयर पाइप ओपन होगी, उसके बिना आप आवाज कैसे आएगी अपनी। तो क्या करते हैं कि बात करते करते अपन खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, खाने का जो पार्टिकल्स होगा वो एयर पाइप में चला जाएगा। अब जब एयर पाइप में चला जाएगा तो एयर प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाएगी। जब एयर प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती है तब आपको हिचकी आती है, समझ गए। याद कोई नहीं करता है ना। तो ये मन में ब्रेम नहीं रखना है कि भाई मुझे कोई याद कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या होता है, कभी कभार किसी को बहुत ज्यादा हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है, उसका भी कुछ कारण है कि भाई जो लेरिंग्स होगी ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन, ठीक है ना। कभी कभी आप देखते हो ना, नोट करते हो आधा आधा घंटे, एक एक घंटे तक मतलब उसको कंटिन्यू हिचकी चलती रहती है। तो क्या हो जाता है, जो एयर पाइप होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इन्फ्लेमेशन का मतलब समझते हो गया, सूजन। अब सूजन किसकी वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई वायरल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी। क्योंकि हिचकी आने का मेन कारण यही होता है कि वो एयर होती है ना, हवा, वो पास ही नहीं हो पाएगी। जब पास नहीं हो पाएगी तो हिचकी आएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में आपने इसोफेगस देख लिया कि भाई इसोफेगस का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, कहां से, माउथ से लेके स्टमक तक। स्टमक का काम आपको पता ही है, केमिकल डाइजेशन होता है इसमें। कौन करता है, HCl, पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप सभी को पता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, जिसको आप छोटी आंत कहते हो। फिर उसके बाद में खाना लार्ज में आ जाता है, लार्ज के बाद में रेक्टम, और रेक्टम के बाद में फाइनली एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये डायग्राम आप सभी बना लोगे ना आराम से, तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। अब अपन एक एक चीज देख लेते हैं, भाई माउथ का काम क्या है, ये कैसे आपके बॉडी के लिए अब देखिएगा, टिथ मैकेनिकली ब्रेकडाउन, जो मैंने अभी बोला था वो सेम चीजें लिखी हुई है ना। टिथ क्या करते हैं, मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीस। टंग क्या करता है, मिक्स करता है फूड विथ सलाइवा, कंटेन्स एमाइलेज। अभी एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक करना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, तोड़ देता है। तोड़ेगा तभी तो जा पाएगा, एब्जॉर्प्शन हो पाएगा।
है ना। जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, वहीं से एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ज्यादा स्वीट चीजें खाता है, मीठी चीजें खाता है, उसका पेट खराब होता ही होता है। क्यों होता है? सबसे पहले स्टार्च का ब्रेक डाउन कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। तो वहीं से डायरेक्ट वो ब्लड में जा रहा है, और फिर ब्लड में जाने के बाद में वो क्या करेगा? अपनी बॉडी को ज्यादा क्या दे देगा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च दे देगा। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? अरे भाई, शुगर और ग्लूकोज, चलो शुगर का लेवल बढ़ गया, क्या होगा? क्या हो जाता है बॉडी में? ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब। ये तो क्या सोच रहे हो रे? डायबिटीज नाम नहीं सुना है क्या? कब बोल रहे हो? मुझे तो हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं शुगर हो गया है। शुगर तो शुगर का तो लेवल बढ़ रहा है तो शुगर हो गया, ठीक है। तो डायबिटीज हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का लेवल, डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, एक तो जेनेटिक मिलती है और एक आपकी लाइफ स्टाइल से भी आपको मिल जाती है। तो लाइफ स्टाइल से कैसे मिलती है? कोल्ड ड्रिंक्स यूज करने से। करते हो ना कोल्ड ड्रिंक्स? तो कोल्ड ड्रिंक में क्या आता है? शुगर आता है। कौन सा शुगर आता है? आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, सीधा डायरेक्ट जाएगा बॉडी में, क्या कर देगा? आपको टाइप 2 डायबिटीज का शिकार कर देगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज हो गया, एक ये चीज देखो, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई ना, उसके बाद में आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्या करोगे? सिर्फ रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एक बार हो गई, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसको जड़ से खत्म कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है अभी तक। क्या पता ऐसा ट्रीटमेंट निकल भी गया हो तो भी ये डॉक्टर लोग लेके नहीं आएंगे आपके सामने। क्यों? समझ गए? हर मेडिसिन की एक्सपायरी क्यों निकाली गई? वापस परचेज करोगे ना, वरना तो एक मेडिसिन ले लोगे 10 साल बैठ जाओगे। पैरासीटामोल की एक लेके आ गए सिर्फ कि चलो यार 10 साल यूज करते हैं, तो फिर मेडिकल शॉप कैसे चलेगी? मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलेगी? तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल इनकी एक्सपायरी कर देते हैं। समझ गए? कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है क्या अवेलेबल? सब कुछ है। डायबिटीज का भी निकाल सकते हैं ट्रीटमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नहीं निकालेंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 40 से 50% डायबिटीज के शिकार है। कितना ट्रीटमेंट चलता है रोज लोगों का, कितनी मेडिसिन चलती है पर डे। अगर आप एक सर्वे करो कि इंडिया के अंदर डायबिटीज की पर डे, कल एक सर्वे करके आना, नेट पे सर्च करना, सब मिल जाएगा कि पर डे इंडिया में डायबिटीज की कितनी मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शन सेल होते हैं पर डे। जब आप उसका डेटा देखोगे ना, फिर पर मंथ की कैलकुलेशन कर लेना, फिर पर ईयर की कैलकुलेशन कर लेना। तो मैं तो कह रहा हूं अगर इसका ट्रीटमेंट आएगा ना, तो भी आगे आने ही नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है ना भाई। पूरी देश की इकोनॉमी चल रही है। आज अपन देखते हैं इसोफेगस, भोजन नली है। अब देखो इसोफेगस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? स्मॉल की 20 होती है, 7 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर किसकी होती है? इसोफेगस, भोजन नली की। फंक्शन क्या क्या है अभी इसोफेगस के? सिक्रेट करता है म्यूकस। म्यूकस समझ गए? सिक्रेट म्यूकस करता है। मूव्स फूड फ्रॉम थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल्स मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाइलिस मूवमेंट। अभी पेरिस्टाइलिस मूवमेंट क्या होता है? नाम सुना है कभी? बोतल है ये, पानी डाला हुआ इसमें, उल्टी करोगे तो पानी आ जाएगा ना नीचे। अब आप खाना खा लो और पेड़ के उल्टे लटक जाओ, खाना बाहर आएगा क्या? तो उस मूवमेंट को क्या बोलोगे? ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका इसोफेगस होता है ना, इसके अंदर पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है। ये वापस क्या नहीं करने देता, जो चीज आपने डाल दिया ना स्टमक में। अब वॉमिटिंग होती है तो वो अलग चीज है भाई, वॉमिटिंग से
तो उस समय पेरिस्टाइलिस मूवमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। उल्टा लटक दो तब नहीं आती है ना। अब देखो, इफ एसिड फ्रॉम द स्टमक गेट्स इन हियर दैट हार्ट बर्न, अगर स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब एसिड का लेवल बढ़ने के कारण क्या क्या है स्टमक में? ऐसे ज्यादा क्यों होता है? अभी एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है स्टमक में? अभी तो बताया था मैंने, स्पाइसी फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करने से, और पानी कम पीने से, और यही होते हैं कारण मेन, ठीक है ना। तो एसिड का लेवल बढ़ता है, और जब एसिड का लेवल बढ़ेगा तो एसिड क्या करेगा? धीरे 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 इसोफेगस से यहाँ आएगा। तो आपको पता है ना, कभी कभी चेस्ट और हार्ट के पास में जलन स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अब हार्ट बर्न। तो ये एसिडिटी के कारण होते हैं। अगर ये लंबे समय तक रही तो उस बीमारी को बोल देते अपन GERD। सुना है क्या कभी नाम है? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है नाम ये? किसने बोला हूं? अरे घुटनों वाला अलग है, गाउट होता है वो। घुटनों वाला गाउट आ जाए वहां, घुटनों वाला मत लिखना जाना, वो गाउट होता है। गाउट में क्या होता है? घुटनों के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको गाउट कहते हैं। GERD का क्या नाम है? गैस्ट्रो इसोफेगल्स रिफ्लक्स। और डी का क्या होता है भाई? डिजीज, है ना। तो गैस्ट्रो इसोफेगस एसिड रिफ्लक्स डिजीज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एसिड का बार बार रिफ्लेक्स होता है, तब ये GERD बीमारी हो जाती है। तो आपके चेस्ट के आसपास के एरिया में जलन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी को आप GERD बोलते हो। ये लंबे समय तक अगर एसिडिटी है तो, ठीक है। तो भाई देखो, एसिड बढ़ने के मेन कारण यही बताए। तो बाद से आप लोगों को फास्ट फूड छोड़ देना है, कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ देनी है, और क्या क्या छोड़ोगे? फ्री में खिलाया ना तो भी नहीं खाना है, कैसा नहीं है यार, आज तो फ्री में खा रहे हैं भाई, 4-5 खा लूं। अब देखते हैं अपन स्टमक। अब स्टमक क्या होता है भाई? जे शेप्ड मस्कुलर बैग दैट स्टोर द फूड यू ईट, ब्रेक्स इट डाउन इनटू टाइनी पीसेस। छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आएगा खाना स्टमक में, ठीक है ना। और ये बैग के टाइप का होता है, जे शेप का होता है। कैसा होता है भाई? जे शेप का। आपसे कोई पूछ लेना स्टमक किस शेप का होता है, ये पूछा जाता था। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले पूछे जाते थे, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आते थे। सेकंड अपन देखते हैं मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड। अब इसके अंदर क्या होता है कि मिक्स हो जाता है फूड के साथ में जूस। तो ये किस किस का ब्रेक डाउन करते हैं भाई? प्रोटीन का। प्रोटीन का कौन करता है? पेप्सिन। लिपिड्स का कौन करता है? उसका नाम क्या है? लाइपेज। चलो देख लेना एक बार, लाइपेज है क्या है, मुझे श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। एक बार देख लेना, हाँ शायद तक लाइपेज हो सकता है। अब इसके अंदर आता है एसिड एसियल इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया। अब इसमें क्या हुआ? जो ये एसिड होता है ना, एसियल, ये बैक्टीरिया को भी किल करता है और खाने को छोटे छोटे टाइनी पीसेस में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो यार एसिड मतलब ये दोनों ही काम कर देता है आपका। अगर कोई भोजन में गलती से कोई भी बैक्टीरिया चला गया या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल चला गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये एसिड क्या कर देगा? मार देगा उसको। चलो, फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम। अब हाँ एक चीज ये भी है भाई कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई फूड जो आपका स्टमक के अंदर पाया जाता है ना, उसको बोलते क्या हो? उसका नाम क्या है? उसको फूड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चाइम। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू है थोड़ा, तो ये आ सकता है कंपटीशन एग्जाम कभी गलती से। नो आइडिया, सर्च कर लेना ना चाइम इन हिंदी, मिल जाएगा।
आजकल गूगल जिंदाबाद है। देखो भाई मेरी इंग्लिश है, हिंदी है वीक, सीधी सी बात है ना, क्योंकि मैंने ये टर्मिनोलॉजी है सारी की सारी इंग्लिश में पढ़ी हुई, फिर भी मैं हिंदी में समझा देता हूँ। लेकिन अब जैसे कि छोटे छोटे ये चीजें है ना, अब फिंगर विंगर ये तो फिर भी समझ में आता है। इंटेस्टाइन, चाइन को चाइन ही कहते होंगे मेरे हिसाब से, हिंदी तो कुछ होगा ही नहीं इसका, देख लेना एक बार आप लोग। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, छोटी आंत, ये है छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी होती है कि बड़ी आंत बड़ी होती है? लेंथ में, लेंथ में कौन होती है? छोटी आंत होती है ना। तो देखो छोटी आंत क्या होती है? 7 मीटर्स, ठीक है। मीटर में है वो, सेंटीमीटर नहीं है। पहले सेंटीमीटर बताओगे ना, हाँ तो बोलना चाहिए ना भाई, मैं तो कुछ भी बता दूंगा, मैं तो माइक्रोमीटर बता दूंगा, बोलना चाहिए ना। मुझे भी लगा था यार, मतलब इसोफेगस 20 सेंटीमीटर है और मैं 7 सेंटीमीटर कैसे लिख रहा हूँ? 7 मीटर है ना भाई, क्योंकि ये। अब देखते हैं आगे अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर्स लॉन्ग। ये रफली एक्चुअल में इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब देखिएगा इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो? विलाई। अब विलाई को हिंदी में क्या कहते हैं ये देख लेना। विलाई को विलाई बोलते हैं हिंदी वाले, कभी पढ़ा है क्या? ठीक है ना। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे देखो इसके ऊपर क्या होती है, जैसे ये हो गई आपकी इस तरीके की, मान लो आप ये है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये लाइनिंग है ना, ये क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर क्या होता है? इसको क्या करते हैं अपन, माइक्रोस्कोप में देखते हो आप लोग, तो ये क्या दिखेगा आपको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, कॉल्ड विल टू इंक्रीज सरफेस एरिया। और ये क्या करती है? उसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हो? जैसे हाँ, सतही क्षेत्रफल। जैसे कि भाई ये है, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो इस सरफेस एरिया को सतही क्षेत्रफल, हाँ हिंदी में ये बोलते होंगे, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, दे विली आर कवर्ड इन माइक्रोविली विच देयर फर्दर, ये डायग्राम ये दिख रहा है आपको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा, ये फिंगर ही तो है, अंगुली के टाइप का दिख रहा है ना। ये डायग्राम बड़ा कैसे हुआ भाई? चलो ठीक है। द विली आर कवर्ड इन माइक्रोविली विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करता है कि भाई कुछ ना कुछ आगे एब्जॉर्प्शन करने के लिए फर्दर आपका काम आता रहता है। आगे देखते हैं अपन, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि भाई जो ब्लड के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिएंट भेजता है वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहीं से आपका पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट होता है, जो लाइकेज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जितना भी होता है ना, सारा का सारा ब्लड स्ट्रीम में भेजने वाला कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए कहा जाता है कि खाने का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। बाकी जो बचता है ना फिर लार्ज में जाएगा ना, तो उसके अंदर 1% या 2% मानो आप न्यूट्रिएंट होगा तो होगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी अगर अच्छा अच्छा खाना खा लेते हो, उसके बाद में बॉडी में थोड़ा सा वर्कआउट करना जरूरी है। कारण क्या? जैसे वही जैसे मान लो आप हरियाणा साइड में जो जितने भी होते हैं पहलवान वेलवान, वो दिन का काजू बादाम खा जाते हैं 1 kg समथिंग, तो वो इतना बॉडी उसका डाइजेस्ट कैसे कर पाता है? आप अगर पाव भी खा लो 4-5 दिन, लूज मोशन हो जाएगा। कारण क्या? बॉडी का इतना वर्कआउट नहीं है।
खल्ली नाम सुना है? तो दिन का आप देख लो, नॉनवेज खा जाता है वो 4 to 5 kg, मैं तो कम ही बता रहा हूं, उससे ज्यादा। उसकी बॉडी इतना डाइजेस्ट कैसे करती है? उसकी बॉडी का वर्कआउट बहुत ज्यादा है। जितना आप बॉडी में वर्कआउट करोगे उतना आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी। वर्कआउट करने से क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है। वर्कआउट जितना करोगे एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बॉडी कहां से ले लेगी एनर्जी? उस खाने से ले लेगी। अब अपन तो बैठे बैठे सो रहे हैं, आराम से खाना खा लिया, हम सो रहे हैं, तो अपनी बॉडी को तो ऑलरेडी एनर्जी मिली हुई है, तो वो उससे क्या नहीं निकाल पाएगी? खाने से पूरी एनर्जी नहीं निकाल पाएगी, और वो खाना वेस्ट जा रहा है। पूरी एनर्जी थोड़ी निकाल पाती है। लेकिन आप जितना अच्छा से वर्कआउट करोगे तो उस खाने से क्या निकलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो अपनी पूरी बॉडी मशीन की तरह है। जैसे भाई आप पेट्रोल डलवाते हो ना गाड़ी में, गाड़ी चलती है, खाना खाते हो, अब गाड़ी को आप चलाओगे नहीं, पेट्रोल डलवा दिया 200-300 रुपए का, तो वो तो 1 महीने भी बहुत है कि नहीं है? तो आप एक बार खाना खा लो और सो जाओ, फिर भी भूख लग जाएगी ना? लगेगी नहीं लगेगी? लेकिन भूख लगेगी सिर्फ, लेकिन उस खाने में से न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं निकल रही है। तो आप कितना भी खाना खा लो और वर्कआउट मत करो, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। एक चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप अच्छे से खाना खा लेते हो, उसके बाद में नॉर्मली बॉडी आपकी वर्कआउट करती है, काम करती है, तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, आपकी मसल्स भी बनेगी, सब कुछ होगा। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। तो आज के बाद में क्या करना है? खाना खा के वर्कआउट करना है। वर्कआउट कैसे करोगे? अगर खेत वेत है अपने तो वहां पे हेल्प करो, और खेत वेत नहीं है तो क्या करो? क्या कर सकते हो? कैसे वर्कआउट करोगे? और पिंता कूदो अभी थोड़ा घूम के आ जाओ, वॉक करके आ जाओ, इधर उधर जाके आ जाओ, गार्डन में जाके आ जाओ, है ना? और जैसे इसलिए कहा जाता है इवनिंग में जब भी खाना खाओ तो एक 20-30 मिनट का वॉक करके आया करो। अब सिटी वाले हैं ना, तो उनको तो बहुत जरूरी है। अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? 80% इंजेस्ट वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, इन सबका ही कर लेता है ये एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं अपन सीक्रेट क्या करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन, ये कितनी होती है भाई? 1.5 मीटर समथिंग होती है, और वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर? चलो मेरे बार बार सेंटीमीटर निकल रहा है, तो 7 मीटर स्मॉल। तो हम क्या करते हैं कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देते हैं? 7 सेंटीमीटर भी देंगे, 7 मीटर भी देंगे। तो जहां तक मुझे पता है लोग क्योंकि ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेंड करने, जैसे एसएससी का दे रहे हो, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आया, पढ़ा, 7 देखा, पीछे का देखा ही नहीं, ओके, फिर आके रिजल्ट आता है, तब देखते हैं फाइनल करे यार ये क्या हो गया कि यहाँ 7 सेंटीमीटर करके आ गया। तो मीटर है, ध्यान रखना है। वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है भाई? 1.5 मीटर्स लॉन्ग, एक्सपेक्ट वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन डू नॉट एब्जॉर्ब। अब देखो इसमें कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता लार्ज के अंदर। मानो कि आप वेस्ट ही है सारा का सारा, फाइनली फिर लार्ज से रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में क्या रहता है? कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, ठीक है ना, और फिर फाइनली एनस से पास आउट हो जाता है सुबह जब आप नेचुरल कॉल के लिए जाते हो। ये है, ये क्या है? और यहां पे आ जाता है रेक्टम, फाइनली एनस, ठीक है भाई। लार्ज के फंक्शन देख लो आप, बैक्टीरियल डाइजेशन, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब मोर वाटर, कंसंट्रेट वेस्ट। अब देखिएगा लार्ज के अंदर बैक्टीरियल डाइजेशन भी होता है। एक आपके बॉडी के अंदर वो होते ना, कल एक मैंने एग्जांपल दिया था, बॉडी के अंदर क्या होती है आजकल वेस्ट में काउंट होती है, वो काम की नहीं है, अपेंडिक्स। तो पहले अपेंडिक्स का क्या रोल था? घास फूस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, है ना। तो कच्चे मांस को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का बड़ा रोल था।
आजकल तो क्या है, कच्चा मांस यूज करता नहीं है कोई। घास फूस भी हम खाते हैं क्या कभी? खाने चाहिए, वैसे तो खाना चाहिए ना घास फूस। क्यों नहीं खाना चाहिए यार? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ आप, हैं? ग्रीन वेजिटेबल जितना खाओगे उतनी आपकी बॉडी क्या होगी? ग्रोथ क्या होगी? जितना अपन ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं उतनी अपनी बॉडी मतलब ग्लो करती है, समझ गए? लेकिन हम तो फास्ट फूड में बिजी है। तो देखो लार्ज क्या करता है? बैक्टीरियल डाइजेशन, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड कंसंट्रेट वेस्ट होता है इसके अंदर, इसका ध्यान रखना आपको। और फिर एसेसरी ऑर्गन एंड ग्लैंड्स आ जाते हैं। देखो एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। उसका काम क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? अब देखो एसेसरी ऑर्गन्स दी ग्लैंड, अगर आपसे कोई कहना ना कि पेनक्रियाज क्या स्टमक सिस्टम का नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है क्या? तो आप ऐसा मत बोलना कि हाँ है, एसेसरी ऑर्गन है ना? तो नॉट पार्ट ऑफ फूड बट प्ले क्रिटिकल रोल, मतलब कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। इंक्लूड लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। देखो गॉल ब्लैडर को हिंदी में आप क्या कहते हो? पित्ताशय। क्या करता है ये? पित्त को सिक्रेट करता है क्या? है? गलत बोल लो, पित्त रस को स्टोर करता है। बाइल जूस को क्या करता है? स्टोर। सिक्रेट कौन करेगा? लिवर। तो ये और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनाता है कि भाई बाइल जूस सिक्रेट बाई, ऑप्शन में दे देगा लिवर एंड गोल ब्लैडर, सारे के सारे चेप के क्या आएंगे? गोल ब्लैडर। गलत हो जाता है। लीवर सिक्रेट करता है आपके बाइल जूस को, और स्टोर कौन करता है भाई? गोल ब्लैडर करता है। एंड पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। थोड़ा सा लीवर पढ़ लें अपन। लीवर का वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो बॉडी में लीवर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं? एक ही होता है। पीछे बता भाई कितने होता है बॉडी में लीवर? पक्का? लीवर का काम क्या है? बस एक ही जगह में? लीवर के बहुत काम है। सबसे पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। बॉडी में डिटॉक्सिफाई, जैसे समझ रहे हो कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, पैरासीटामोल लिया आपने, डोलो कितने एमजी की आती है? डोलो 650 की आती है, 650 mg की आ गई, ठीक है? अब आपकी बॉडी में कंज्यूम कितने की? मानो कि 300 mg की। 300 mg से आपकी बॉडी में फ्यूल, अब बाकी कितना बचा? 350 mg। अब ये 350 mg क्या बॉडी में पड़ जाएगी क्या? तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है कि नहीं है? तो कौन करता है? ये लीवर करता है, ठीक है? लीवर क्या करेगा? उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट करा देगा, या तो फिर पसीने के थ्रू पास आउट करवा देगा, ठीक है? अब कभी आप एक नोट करना कि जब आप बुखार उखार होता है और डोलो वोलो ले लेते हो, ठीक है, बुखार होगा तो पसीना वसीना भी आएगा एक बार का, ठीक है ना? सेकंड चीज, जब आप यूरिन को सुबह थ्रो आउट करते हो तो यूरिन का कलर चेंज होता है ना? तो क्यों होता है कलर चेंज? कि वो जो बाकी की ड्रग बची है वो क्या हो रही है? बॉडी से पास आउट हो रही है, रिमूव हो रही है। तो ये काम किसका भाई? लीवर का है। सेकंड चीज है लीवर का बाइल जूस को सिक्रेट करने का, तो है ना? बाइल क्या करता है? बाइल जूस किसके लिए हेल्प करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि बाइल जूस तो करता है सिक्रेट, एक्चुअली वो बाइल का काम क्या है? फैट कहां से मिलता है भाई? एग्जांपल दो, आप ऐसा क्या खाओगे जिससे आपको फैट मिले? मतलब यार जैसे अपन कौन सी चीजें खाएंगे जिससे फैट मिलेगा? जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, और घी, तेल, नॉनवेज मान लो आप, और क्या मानोगे? फिश हो गई, उसमें भी फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया। आगे क्या काम है इसका? फिल्टर आउट टॉक्सिन एंड वेस्ट, ये लीवर का काम है ही।
टॉक्सिन वॉक्सिन जिसको आप डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हो, है ना। वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल एंड पॉइजन। एल्कोहल को भी बॉडी से, और पॉइजन का मतलब जहर। कोई जहर वहर खा लेता ना, वो तो खुद ही निकल जाता है, सही बात है। तो जहर खाने ही क्यों है? जहर खाने की जरूरत कहाँ है? तो गोल ब्लेडर देखते हैं अपन। देखो गोल ब्लेडर में लिखा हुआ आ गया ना, स्टोर करता है बाइल को फ्रॉम दी लीवर। कहां से लेगा? लीवर सीक्रेट करेगा, सीक्रेट करेगा तब वो क्या कर देगा, वहां से लेकर स्टोर करके रख लेगा। रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे रिलीज करवा देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों रिलीज करवाता है बाइल को? फैट का डाइजेशन करने के लिए। फैटी डाइट कैन कोज, अगर आप ज्यादा फैटी डाइट खाते हो ना, गॉल स्टोन हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए फैटी डाइट ज्यादा नहीं खानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना आप लोगों को कि भाई ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। देसी घी भी खा लो तो भी आपका बॉडी का फैट नहीं बढ़ेगा इतना, लेकिन जो मार्केट में आ रहे हैं आर्टिफिशियल, ठीक है ना, जैसे अपन खाते हैं ना पतंजलि का, कृष्णा, ये सिर्फ नाम अच्छे हैं, देसी घी नहीं है ये। जो आप गाय का, भैंस के घी में थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है कंपेयर देन गाय, ठीक है ना। तो अगर किसी को मोटा वोटा होना है, आलसी होना है, तो भैंस का खा लो, और नहीं तो गाय का दूध। कहते हैं ना भाई छोटे बच्चे होते हैं उनको गाय का दूध ही पिलाते हैं। क्यों? थोड़ा सा गाय का दूध पतला होता है, गाय के दूध में पाउडर का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। जबकि भैंस के दूध में क्या होता है, पाउडर का क्वांटिटी ज्यादा होता है, तो बच्चों में जमने का चांस रहता है, कहीं जम नहीं जाए। आपको पता नहीं दूध कैसे बनता है? दूध में क्या क्या होता है? अरे घास फूस तो ठीक है, दूध में क्या क्या होता है? दो चीजें होती है, दूध दो चीजों से मिलकर बनता है। दूध नेचुरल इमल्सन होता है। आप लोग शायद तक ये इमल्सन पढ़ोगे ना कभी। इमल्सन नाम सुना है क्या किसी ने? सुना है? बहुत सारी डोजेज आती है मार्केट में, पैरासिटामोल इमल्सन आती है ना, इमल्सन। तो नेचुरल इमल्सन कौन सा है? मिल्क। अभी मिल्क कैसे बनता है? दो चीजों से मिलकर बनता है, वाटर प्लस ऑयल। ऑयल नहीं, ऑयल, तेल। वाटर और तेल का मिश्रण होता है मिल्क। कैसे होता है? दूध को कंटिन्यू गर्म करते जाओ, फाइनली जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा? ऑयल ही तो बचेगा। बचेगा तब बचता है कि नहीं बचता है? वाटर होता है वो तो उठ जाता है, अभी बचता है कि नहीं बचता है? तो वो क्या होता है? ऑयली होता है कि नहीं होता है? नहीं होता क्या ऑयली? तो प्रैक्टिकली करके देख लेना एक बार। आज 2-3 किलो लेके जाना दूध और उसको कंटिन्यू गर्म करते रहना, थोड़ा पास में खड़े रहना, ठीक है। तो फाइनली जो बचेगा वो ऑयल होगा, है ना। तो दो चीजों से मिलकर बनता है, वाटर एंड ऑयल। अब आप कहोगे यार वाटर एंड ऑयल को मिक्स कैसे किया? होता ही नहीं है ना मिक्स। तो इसको मिक्स करने के लिए तो नेचुरली है, तो नेचुरल इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो हम लोग मार्केट में जो डोजेज फॉर्म आती है बनाते हैं ना, तो वो ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने के लिए कुछ एक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, वो डालने पर फिर उनको कंटिन्यू रोटेट करते जाते हैं, तब वो एक इमल्सन का मिश्रण बन जाता है। तो कभी भी आप जैसे कोई भी इमल्सन की जैसे देखते हो ना, सिरप टाइप आती है, वो सिरप नहीं होती, इमल्सन एक अलग फॉर्म है, सिरप एक अलग फॉर्म है, सस्पेंशन एक अलग फॉर्म है। कभी नोट करना कि जो बच्चों की ज्यादा अगर आप देखते हो ना पेडियाट्रिक, उनमें देखना कोई इमल्सन लिखा हुआ आएगा, किसी के आगे सस्पेंशन लिखा हुआ आएगा, किसी के आगे सिरप लिखा हुआ आएगा, सब अलग अलग डोजेज फॉर्म है। देखते हो नहीं देखते हो? डीएमएलटी वाले क्यों देखेंगे? फार्मा वाले, जीएनएम वाले। पेनक्रियाज क्या करता है भाई? पेनक्रियाज आपका प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट। देखो पेनक्रियाज सभी फैट को भी डाइजेस्ट कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को भी कर लेता है, और
प्रोटीन को भी कर लेता है। रेगुलेट क्या करता है ये? ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। वाह, वेरी नाइस। ये लाइन एक अच्छी लिखी इन्होंने। अब देखो, पेनक्रियाज में 3 सेल होती है, अल्फा बीटा गामा, हो रही है ना? अल्फा बीटा गामा ऐसे होता है क्या रे? या ऐसे? ये होता ना? चलो, तो ये अल्फा बीटा, अब ये जो बीटा सेल होते हैं ना भाई, ये किसको रिलीज करती है? इंसुलिन को। तो ये जो डायबिटीज का शिकार हो जाता है ना, ये क्या करता है? बीटा सेल हो जाती है भाई डिफेक्ट, ठीक है? ये डिफेक्ट होने पर इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। जब इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अब डायबिटीज के मेनली सिम्टम्स क्या होते हैं? वेट लॉस हो जाना, भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, और डायबिटीज में क्या होती है? विजन लॉस होता है कि नहीं होता? विजन लॉस हो जाती है, आई लो, मतलब दिखना कम हो जाता है। और क्या होगा? अगर कहीं पे भी चोट लग गई तो घाव भरने में टाइम लगने लग जाएगा, है ना? तो ये सिम्टम्स है। बाकी है क्या भाई? नाउ इट्स क्विज टाइम। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों से। खड़े हो जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा, 5 से फिर क्लास और करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर, ठीक है। धर्मेंद्र तुम बताओ, इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। चलो तुम बताओ मुझे, एनी 2 फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन बोलो, है ना? कंप्लीट डाइजेशन, और क्या करता है? चलो आप बताओ, एनी 1 फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तो है ना, बैक्टीरिया को क्या कर लेता है? ट्रैप करने का काम होता है। चलो तुम बताओ मुझे, सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं? स्टमक होता है। एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है? एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलो हो गया आपका? चलो ठीक है, पियो कंप्लीट।